नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बचे हुए सारे ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। केवल एक न्यूक्लियस बच जाएगा और न्यूक्लियस के बाद हम शुरू करेंगे क्रोमोसोम। तो वो दोनों टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। कल आपके सेल बायोलॉजी का खत्म क्लास, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में पढ़ लेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ लेंगे। अब डीएनए में होने वाले जितनी प्रक्रिया है, रेप्लिकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ट्रांसलेशन के बारे में। तो अलग जो टॉपिक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो बायोमोलिक्यूल्स में भी आपके रिलेटेड है। बायोमोलिक्यूल्स में भी आप देखोगे तो मेन चैप्टर आपका क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है तो अपने कंप्लीट हो जाएंगे वो टॉपिक। बायोमोलिक्यूल्स का भी हाफ पोर्शन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट लिपिड थोड़ा सा करवा लूंगा तो वो चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। सही है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। थोड़ा सा लाइट कम हो, देखो कब तक चलते हैं। इन्वर्टर से चल रहा है ये आपकी जीवन यात्रा। जब खत्म हो जाएंगे, सेवाएं खत्म हो जाएंगे। आज सुबह 10 बजे से ही लाइट नहीं है तो क्या करता, बैठे बैठे सो रहा था मैं भी। फिर भावेश सर बोले यार क्लास तो ले लो सर, तो चलो ठीक है। सबका गुड आफ्टरनून, जुड़ गए। देखते हैं, छोटी कहानी है। देखो राइबोसोम, ये बार बार अपन पढ़ रहे थे, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम का क्या क्या प्रश्न बनेगा, जरा आप डिस्कस करते हैं केवल प्रश्न से। देखो राइबोसोम जो होते हैं वो है क्या? सबसे छोटी कोशिका। सही बात है, सबसे छोटी ऑर्गेनेल्स बोले तो वो कौन है? राइबोसोम, सबसे स्मॉलेस्ट। अब इसमें मेम्ब्रेन है या नहीं? तो सर नहीं है, तो ये है मेम्ब्रेन लेस, यानी कि झिल्ली रहित है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। और ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस। अब ये पाया कहां जाता है, कहां ये पाया जाता है? तो अगर पाए जाने की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर भी ये रहते हैं, यानी कि केंद्रक के अंदर भी आपको मिलेंगे, केंद्रक के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद ये कहां मिलते हैं? कोशिका द्रव्य में मिलेंगे। कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हो, वहां पे ये मिल जाएंगे। और कहां मिलेंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएंगे। और कहां मिलेगा दोस्त? क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएंगे। तो यहां पे मिल जाएंगे राइबोसोम और लास्ट आपको मिलेंगे ईआर में। यहां इतने जगह मिलते हैं क्या आपके? राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये इतना इसका बेसिक पॉइंट जो सबको आपको पता है। इस राइबोसोम का मेन कार्य अगर पूछा जाए तो इसका मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। मेन कार्य क्या है इसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। अब चलते हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। वैज्ञानिक थे जिनका नाम है पेलार्ड साहब। पेलार्ड ने इनको सबसे पहले देखा। राइबोसोम जो नाम दिए थे, सब कुछ जो कुछ भी राइबोसोम से आ जाए आप पेलार्ड का शब्द ले लेना। पेलार्ड साहब बिल्कुल आपकी यात्रा को सही कर देंगे। तो जॉर्ज पेलार्ड साहब जो थे, राइबोसोम को सबसे पहले देखे। अब देखते हैं, इनमें छोटा सा एकदम टॉपिक है 10 लाइन का, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो स्टार लगा लेता हूं। क्या मैं इधर बोलते रहता हूं, इधर जल्दी स्टार लगाता हूं तो आप क्या पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हो? ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये प्रश्न आप डबल स्टार लगाना। ये किसके बने होते हैं राइबोसोम? तो सर राइबोसोम जो बने होते हैं ना, राइबोसोम, ये राइबोसोम बने होते हैं किसके? अगर शॉर्ट में लिखूं तो आप ऐसे लिख लोगे, आरएनए प्लस प्रोटीन के। आरएनए, तो कौन सा आरएनए है बताओ? आरएनए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि कौन सा आरएनए के बने हैं। तो राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं कौन? राइबोसोम। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए बोल सकते हैं प्लस प्रोटीन, यह हटा भी दोगे तो चलेगा। किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते हैं, ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी ये होता है मेम्ब्रेन लेस,
कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस। दूसरा, तीसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पाए जाते हैं भाई? तो ये सभी सजीव कोशिकाओं में पाए जाएंगे। किसमें नहीं पाया जाएगा? तो ये हर जगह आपको लिखता हूं, आरबीसी के अतिरिक्त। आरबीसी जो कोशिका है उसमें राइबोसोम नहीं मिलेंगे, आपको नहीं पाए जाएंगे। यह सबसे छोटी कोशिकांग है, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट। और राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम, और राइबोसोम की फैक्ट्री जो राइबोसोम बनाता है एकदम दनादन, तो राइबोसोम की फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिसे हम कहते हैं मेरे दोस्त केंद्रिका। और केंद्रिका कहां पाया जाता है? केंद्रिका पाया जाता है केंद्रक के अंदर। तो ये है न्यूक्लियोलस। राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? तो ये है राइबोसोम। अब राइबोसोम आप देखे होंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, यानी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, इसीलिए कहते हैं इसको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम का। तो ये जो स्लाइड है ना, ज्यादातर प्रश्न आप देखते होंगे इसी स्लाइड से आपके आ जाएंगे, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लेकिन एक रिवीजन देखो, किसने खोजा था? पैलार्ड साहब ने। किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। झिल्ली होगा, झिल्ली नहीं होते हैं। कहां कहां पाए जाएंगे? सभी जीवित कोशिका में पाया जाएगा। किसमें नहीं मिलेंगे? आरबीसी में नहीं मिलेगा। सबसे छोटी क्या है? कोशिकांग है। कोशिकाओं का क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी इसे कहते हैं। जबकि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका को कहा जाता है। चलिए अब आगे, राइबोसोम के प्रकार। हाँ, ये ध्यान रखना, अभी देखो सीबीएसई का जो एग्जाम है ना 15 अगस्त से कंप्लीट शुरू होंगे, 15 अगस्त से। तो अपने भी अभी बोर्ड का एग्जाम होने में, अभी डोटाड्रा साहब जो आपके हैं शिक्षा मंत्री, वो कल बोल रहे थे कि अभी एग्जाम तो संभव नहीं है, पर 1-1.5 महीने के बाद हो सकते हैं। तो अभी आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे और उसके लगभग 30-40 दिन तो रख लो। बोर्ड के एग्जाम जब खत्म होंगे तो उसके 30 या 40 डे के बाद ही जेट का एग्जाम होंगे। तो आप इतने अच्छे तैयारी करो ना दोस्त कि हमें वही गुरु दक्षिणा चाहिए, चाहे आप 15 लड़के जुड़ रहे हो, 20 लड़के। देखो आज मैं सोच सकता था, लेकिन फिर भी आपके लिए आता हूं, नहीं बच्चे अगर इंतजार करते हैं तो मैं जाऊंगा यार, मेरे जो क्षमता है वो मैं पढ़ाऊंगा। सर ये विंडो अपडेट है क्या रहे? कटो बस, काटो ले, इसके कमेंट तो दिख ले रहे हैं छोरे का। तो आप लोग के पास बहुत सुनहरा मौका है, एकदम हिम्मत नहीं हारना तुम लोग। कभी ये मत सोच लेना, एकदम मेरे बड़े भाई के नाते आप एकदम एक गांठ बांध लेना, कभी ये मन में नहीं सोचना कि हमारी तैयारी पूर्ण है। एकदम आप मान लो, कभी मन में लाना ही नहीं कि तैयारी पूर्ण, एकदम भूख होनी चाहिए। सर ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ाओ, सर ये प्रैक्टिस कराओ। अब देखो जेनेटिक्स लगातार मैं 3-4 दिन जाऊंगा तो जेनेटिक्स की पूरी क्वेश्चन, 10 यूनिट है बायोलॉजी का, तो 1 महीना पूरी बायोलॉजी करा डालूंगा, हिंदी इंग्लिश सब। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वह प्रश्न जो आते रहते हैं, 10 साल से मैं क्वेश्चन देखता रहता हूं तो मुझे लगता है नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बेहतर ज्यादा मैं पहचानूंगा कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देख लो कि पिछले बार हमने जो क्वेश्चन कराया उसमें से 32 क्वेश्चन है, केवल 32 क्वेश्चन है जो मैं लड़कों को करा देता था, उसमें 5-7 क्वेश्चन तो अलग आते ही है भाई, वो आपको करना है, दिमागी नॉलेज है तो वो करना है। बायो वाले जो आज प्रैक्टिस की सेशन में लाऊंगा लगातार, अब जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स की पूरी निपटाऊंगा। ऐसे नहीं कि औरों कोचिंग जैसे कुछ भी करवा रहे हैं जिससे लड़का को कोई बेनिफिट्स नहीं है। क्या मतलब है भाई, 40 क्वेश्चन ले आया कहीं से उठाकर, चैनल चलाने के लिए चला रहा है,
एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा है, सबका नाम ऊपर से नीचे तक नाम 10 मिनट में, पीछे वाले लड़के बोर हो जाते हैं बेचारे, हट एक ही नाम क्या पढ़। और मेरे में इतनी गुण नहीं है, 2-4 नाम जो दिख गया सामने, अच्छा जैसे अभी दिख गया प्रशांत, एकता, पढ़ लिया, क्या पूरी नाम पढ़ते थे। अब दूसरी बार ध्यान में लगता है यार मोहित सोचेगा कि मेरा नाम नहीं लिया, अगले बार मोहित योगेश निपटा दूंगा। तो ये दिमाग होनी चाहिए टीचरों में कि भाई ऐसा आप लेके चलो ना कि हर बंदे खुश रहे और समय भी इसके बर्बाद ना हो। आप देख लो केमिस्ट्री के मैं 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करा देता हूँ और थ्योरी भी पढ़ा लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे काम चलना चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम बहुत अच्छा मौका है मेरे दोस्त, 2-2.5 महीने हैं। अब जून तक तो अपनी जो कुछ बचा कुचा अवशेष है वो तो मैं खत्म कर दूंगा, मुझे विश्वास है। एनिमल सब हो जाएंगे खत्म। डाइजेशन इंग्लिश मीडियम वाले के तो हो गए बेचारे, हिंदी वाले के बचे हुए हैं रिप्रोडक्शन। पर आप जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो ना, आप सेल पढ़ चुके हो, फिर भी अगर सेल पढ़ोगे ना तो कुछ नए ज्ञान मिलेंगे। अरे नहीं भी मिले, रिवीजन तो हो रहा है भाई, बैठे बैठे इसी बहाने 1 घंटा तो घर पे पढ़ रहे हो। नहीं तो घर पे कौन पढ़ते हैं बताओ। इस बहाने कम से कम 1 घंटा मोबाइल देखेंगे तो कुछ तो पढ़ाई हो रहा है, नुकसान नहीं जाओगे कि आप बैठे हो तो सर मेरा नुकसान हो गया, नेट खर्च हो गया। भाई 1 महीना में 500 रुपये लगते हैं, 250 रुपये लगते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ तो 10,000 रुपया तो 1 महीना में खर्च करता था या नहीं। तो ये 500 रुपये महीना में कुछ नहीं, तो छोटी सी चीज है। धन इतना बड़ा नेट पैक भरा, इतना बड़ा। द्रविड रोज मैसेज करता है, सर मोहित आपको पागल बना दिया, झूठ बोल दिया, मेरे पास नेट पैक नहीं है। तो मैं भी क्या करूं मोहित, आज मेरा मोबाइल सही हुआ रे अंकित कि नाम ही भूल गया। देखे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी अब गजनी वाला मेरा हो गया यार, द्रविड का एकदम शॉर्ट टर्म होते जा रहे हैं। इतने टेंशन होते हैं, रात भर सोता नहीं हो कि बच्चे को क्या करना है। प्री पीजी में लड़के बोल दिए सर मेरा मेडिसिन एनिमल हस्बेंड्री में डिजीज छूटा हुआ है पूरा। तो कल मैं बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल डिजीज, मुर्गियों का डिजीज, इतना डिटेल बना लिया नोट्स की अब मैं पढ़ाऊंगा ना एमएससी वाले तो बंदा मस्त हो जाएगा सब। अब डॉक्टर साहब भाई जब तक नहीं आएंगे मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी मैं कराऊंगा। अब 2.5 महीने 3 महीना वो नहीं आएंगे तो भाई संस्था थोड़े बंद करूंगा। बच्चे जो हमारे भरोसे इंतजार करके हैं उनको तो मैं तो मुझे जो आता है उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं कुछ न कुछ तो पढ़ाऊंगा, काम तो आ जाएंगे लड़के का। सही है सर, नोट्स का क्या करें हम इंग्लिश मीडियम वाले, कौन सा नोट्स रहे बताओ तो। सर यहाँ जितने भी हैं वो सारे आपके नाम रोशन करेगा, बिल्कुल करेंगे लोकेश से तो मेरा विश्वास है। 15-20 लड़के ना एकदम आरसीए आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 15 लड़के, केवल 15 आरसीए, इससे ज्यादा नहीं। नोट्स में आपके स्लाइड के पॉइंट नहीं मिलते हैं और पीडीएफ नहीं मिल रहा है बायो का। पीडीएफ नहीं भेज रहे हो अभी सर? कल वाले केवल दिक्कत था, केवल अभी सेव तो है अपने पास, सेव है, आज वो भेज देंगे ठीक है। कल थोड़ा सा दिक्कत था अपने को इसलिए नहीं जा पाया, नेट के प्रॉब्लम, वो चला जाएगा। और बताएं देखो ये जो नोट्स है ना सर, नहीं तो ये आप डायरेक्ट करो ना, ये नोट्स अपन एलन वाले ही दे रहे हैं, एलन वाले ही दे रहे हैं। एलन की पूरी पीडीएफ आप इससे दे दो, खुलती नहीं, सेव तो हो जाए, कॉपी तो हो जाएंगे वहां से। ये दे दो इसको थोड़ा बहुत, एलन का ही भेजवा देता हूँ। ये सारे ना मैं एलन से ही पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे और कहीं पे विश्वास होता नहीं, तो एलन वाले ही आपको डायरेक्ट भेज दूं। और ऐसे एक बार मैं पीडीएफ भेजता हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ, आप अपना नोट्स बनाओ। हाँ कभी शॉर्टकट नहीं, हाँ इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, देख लो मैं सब लिख के लाता हूँ। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये इंग्लिश शब्द है इसीलिए इसका इंग्लिश नहीं लिखा हूं। आप कहीं भी कोई लाइन में ऐसा नहीं बोलोगे कि दिक्कत है। हाँ एक आध जगह कहीं हो सकता है जल्दीबाजी में, उतना तो अब आप समझ गए होंगे। तो नोट्स बिल्कुल आप सर खुद बनाओ योगेश। सर हमको नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ की जरूरत तो पड़ेगी ना? हाँ पीडीएफ भेजवा देता हूँ आज पीडीएफ। ओके चलो और बोलो, कोई दिक्कत? पीडीएफ आज कराते हैं। अब आते हैं राइबोसोम के प्रकार के बारे में, लेकिन आपसे निवेदन है ये पीडीएफ को आप कहीं शेयर ना करना। जैसे बोलता हूं वीडियो को शेयर करें, इसको शेयर नहीं करना है क्योंकि औरों की कंपटीशन आपको क्यों बढ़ाना है फालतू का। आप अपने जो ग्रुप में है बस वहीं तक सीमित रहें, उतना ही आप पीडीएफ को रखें। ज्यादा आप किसको फोन करते हो? योगेश भावेश सर को किया है?
चलो कोई नहीं, भेज देंगे वो, ठीक है। अरे उनको बहुत सारे काम हो जाते हैं बेचारे, क्या करोगे। अब राइबोसोम के प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो आप यूकैरियोटिक राइबोसोम किसे कहोगे? जिसका यूनिट क्या है? 80S। अब हम एक एक बात करते हैं कि सर जो ये S है ना, ये क्या है, पहले ये बता दो, ये S है क्या? तो S ना, इसको कहते हैं स्वेड वर्ग इकाई। ये आप याद रखना, डायरेक्ट आ जाता है। S का मतलब क्या है? एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम पे इकाई कर दिया जिसका नाम क्या है? स्वेड वर्ग। या कहते हैं सेडिमेंटेशन दर। सर सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है ना अवसाद, बैठना, नीचे परत बन जाना। तो बताओ नीचे ज्यादा कौन परत बनेगा? यानी अवसाद गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर इसको दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन? 70S और 80S। तो मैं आपको समझाता हूं, या कह सकते हैं भार के आधार पर। जो ज्यादा भारी था उसको 80S बोला, तो जो ज्यादा भारी होंगे उसका सेडिमेंटेशन या अवसाद, नीचे बैठने की क्षमता क्या होंगे? ज्यादा होंगे। समझो आप ऐसे कि राइबोसोम एक कण है जिसको आप पानी में ऐसे डाल दो। पानी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। अब साइटोप्लाज्म में सेडिमेंटेशन की दर इसकी देखा गया वैज्ञानिकों का, तो सेडिमेंटेशन जो 80 वाले हैं वो नीचे ज्यादा रहेंगे, तो उनको बोल दिया 80S। तो कभी S का मतलब पूछ ले तो स्वेड वर्ग इसकी इकाई है, S का मतलब, या कह सकते हैं सेडिमेंटेशन दर या अवसादी। अवसादी देखना, ये स आते हैं या ये स, अवसादी गुणांक जिसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया। अब इसमें साफ लिखा हुआ है, यह अपरोक्ष रूप से आकार माने साइज और डेंसिटी पे आधारित है। डेंसिटी पे क्या है? आधारित या व्यक्त करता है। आपको 2 पॉइंट रखना है। इसका मतलब क्या है सर? सेडिमेंटेशन क्या होता है? जो ज्यादा भारी होंगे, जिसका आकार बड़ा होंगे, वो आसानी से नीचे बैठ जाएगा। बोल रहा है सर, खत्म हो रहे हैं। आज लाइट नहीं है, देख इन्वर्टर आवाज कर रहे हैं, तो ये बंद हो जाएंगे, तो क्या करूं? चलो राइबोसोम तो करा दो, ये सेडिमेंटरी। अब आगे अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम का प्रकार बना दिया कौन? 80S 70S। सर सेव कर लो, नहीं तो ये सेव भी नहीं होंगे, तो 55S। अब इसके दो इकाई है 80S के, 60S 40S, 70S के 50S 30S और इसके 35 और 25। ये ध्यान रखना, 55 के 2 इकाई, तो ये आप ध्यान रखना। यहां से मैं करा दूंगा, आज लाइट नहीं होने की वजह से। अब नहीं आवाज कर रहे? हाँ एक लाइट कर दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आज थोड़ा सुबह से ही लाइट नहीं है, देखो लाइट एक बंद किया हूँ। इन्वर्टर की उतनी पावर होते नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लाइटें लगे हुए रहते हैं कि समझो अब 2000 वाट खींच नहीं पाएगा। अब ये देखें 80S 70S और 55S, यहां से भी जेट में प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख लेना, इसको मिलाना जाके, इंपॉर्टेंट है। अब 80S के 2 यूनिट होते हैं उप इकाई, सब यूनिट जिसे कहते हो। उप इकाई को हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट। ये तो ऊपर वाला यूनिट हो गया इकाई 80S 70S और 55S, 3 इकाई बोल सकते हैं। अब 80S के 2 सब यूनिट कौन कौन? 60S और 40S। तो ये कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अब इसका उप इकाई कितना है? 50 और 30। ये देखो इसका भार की जो इकाई होते हैं ना, ये बड़े एग्जाम दोगे उसमें भी पूछ लेता है कि राइबोसोम का भार किस में नापते हैं? ग्राम में नापते हैं, केजी में नापते हैं? 1 केजी राइबोसोम है। क्विंटल में लेते हैं, जैसे गेहूं का बोलते हो ना 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वैसे लेते हैं? तो नहीं, किस में लेते हैं?
डाल्टन में लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसकी वेट किस में मेजर करते हैं, किस इकाई में करते हैं कि इतना डाल्टन राइबोसोम है, इतने डाल्टन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना बहुत अंदर वाली कहानी, ऊपर ऊपर सतह पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सब है अब मेरे मन नहीं मानते, लगता है पढ़ा ही दूर है, समय है ही। डाल्टन तो 60s 40s, तो ये भी डाल्टन है, ये भी डाल्टन में आएंगे, पर इसका कोई वैसा मेजरमेंट आते नहीं अपने, तो 70 और 80 ही पढ़ना रहता है, ये तो मैं जान के लगा दिया हूं। इसके उप इकाई 35 और 25, ये सभी माइटोकॉन्ड्रियल में, स्तनी माइटोकॉन्ड्रियल में पाए जाएंगे। ये क्या हम प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों में मिलेंगे। यूकैरियोट्स में जानते हो आप हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और कहा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपको कहां कहां मिलता है, ये इकाई, इसके सब इकाई ये पूछ लेते हैं। 80 60 40 70 50 30 55 35 और 25। तो ये याद रख, ये सबको याद है, ये तो तुम लोग को याद होगा, फिर भी मैंने ये करवा दिया। चले आप, प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है। कितने सब यूनिट के बने रहेंगे, 2 सब यूनिट का बना होता है। एक बड़ी और दूसरी क्या होंगे, छोटी होंगे। एक बड़ी है और दूसरा क्या है, छोटी है। एक बड़ी यूनिट है और दूसरा क्या है, छोटी यूनिट है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये मैग्नीशियम आयन, इसमें 2-3 स्टार लगा लेना ऐसे मैग्नीशियम। हालांकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको फोटोसिंथेसिस में कि जो क्लोरोफिल होते हैं ना, ये क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम इस रूप में होते हैं, नॉन आयन के रूप में। किसमें, क्लोरोफिल में नॉन आयन के रूप में होते हैं, उसमें आयन। ये प्रश्न बनता है। लेकिन अगर बोला जाए कि राइबोसोम को बांधने के लिए मैग्नीशियम, तो ये आयन के रूप में होते हैं, जबकि क्लोरोफिल में कैसा होता है, नॉन आयन के रूप में। क्लोरोफिल में पूछेगा, क्लोरोफिल के हरी पत्तियों को जला देते हैं तो क्या बचता है, तो डायरेक्ट आपके आंसर ये आ जाते हैं, मैग्नीशियम ऐसे रहते हैं बीच में, और यहाँ आयन के रूप में होते हैं। आरएनए के फॉस्फेट समूह के साथ आयनिक बंध से जुड़े रहते हैं। ये राइबोसोम की संरचनात्मक निर्माण हेतु ये याद रखना, ये तो एक ही पॉइंट है, ये नहीं आएगा कितना मोल उसकी सांद्रता चाहिए, ये नहीं आएंगे। केवल इंपॉर्टेंट है क्या, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से याद रखना। और ये एलन का दिया हुआ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, ये पूछ लेते हैं रासायनिक संगठन क्या है, तो आपको मैंने बोल दिया, या तो ऑप्शन आ जाए आरएनए प्रोटीन, तो टिक कर देंगे। अब आरएनए 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। पूछे कौन सा आरएनए होता है, तो राइबोसोमल आरएनए। तो कर लोगे, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो ये ध्यान रखना, जो 70S होते हैं ना, उसमें 60% आरएनए होते हैं, और जो 80S होता है उसमें 40% आरएनए और 60% प्रोटीन होते हैं। कैसे याद रखोगे, ये आपकी समस्या है, मैं आपको याद करा देता हूं। देखो ये 80 है तो यहाँ 40% आरएनए, बड़ा कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। 70S जो है उसमें ज्यादा क्या है, आरएनए ज्यादा है, और 80S जो है उसमें ज्यादा क्या है, प्रोटीन ज्यादा है। तो ध्यान रखना 60% क्या है, प्रोटीन। अब ये सब यूनिट भी पूछ लेते हैं कि 60S का और सब यूनिट कौन है, तो 28 है, 5.8S है और 5S है। आप जेड का क्वेश्चन निकालना, जेड के क्वेश्चन में क्या आए हुए हैं देख लेना आप, या आपको याद होगा। 50S के और सब यूनिट, ये ऑप्शन था 23S और 5S। 30S का क्या है, और तो इसमें 60S, तो ये ध्यान रखोगे इसका सब यूनिट। तो ये जहां जहां मैं टिक किया हूं ना, केवल ये ध्यान रख लेना। ये इसके भी और छोटे छोटे इकाई होते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। 70S और 80S में कितना प्रतिशत आरएनए और कितना प्रतिशत प्रोटीन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 80 का हाफ आरएनए कर लेना, बिल्कुल जैसे आप याद रखो। देखो ये सब क्या होते हैं, बच्चे ना अपना खुद का ट्रिक बना लेते हैं। हर चीज में मैं ट्रिक दूं तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बच्चा हो सके अपना ट्रिक बनाया होगा, तो आप अपने अनुसार से इसे ध्यान में रखना। और ये जेट में आया हुआ प्रश्न है, मैं हमेशा बोलता हूं बायो बहुत डिटेल आते हैं एकदम। बायो अगर जेट आईसीआर पीएचयू की बात करें ना, तो बायो बहुत स्टैंडर्ड आता है जेट का, माने अच्छा लेवल के आते हैं। ये मत कहना कि एकदम छोटा आते हैं,
तो अच्छा लेवल के केमिस्ट्री सरल आते हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री हर साल सरल आते हैं। जितना पढ़ा रहा हो तो बहुत डिटेल है पागल। केमिस्ट्री में आप देख के आओगे लगेगा कि नहीं यार सर केमिस्ट्री तो बहुत इजी। बायो आप कितना भी करोगे तो 35 से ज्यादा ऊपर आज तक कोई नहीं गया, नहीं आप भी जाओगे, लेकिन 35 तो जाए, 35 चले जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है 35। पिछले 8 साल में आप नहीं इतिहास में बता सकते हो कि कोई लड़का का 35 से ज्यादा बायो में सही होगा, असंभव है, नहीं होगा। उसी का हो सकता है ना जिसने चोरी उरी किया होगा, जिसको सारे क्वेश्चन पहले से होंगे, उनका हो सकता है, मैं मान सकता हूं, पर संभव नहीं है। बहुत आते हैं 10-15 क्वेश्चन टफ आते हैं। ये राइबोसोम के देखिए और प्रकार दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, भाई ऐसे नहीं तो ऐसे तो समझ कम से कम। ये देखो 80s है तो इसका दो तो सब यूनिट बनेंगे ना, कौन कौन? एक तो बोला आपने 60 और एक आपने बोला 40। 40 का और सब यूनिट क्या बनेंगे? 18s और RNA, 18s RNA। इसका देखना 60 का 3 आपने बनाया था ना, अभी बनाए हो, देखो पीछे वाले स्लाइड में आपने किया है। 60 का 3 28, 5.8 और 5, तो ये यहां दिखा रहा हूं। 60 का 3 28 सबसे बड़ा, उसके बाद 5.8, उसके बाद 5, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका 3 यूनिट। 70s में 50 और 30 ये बना दिया हूं। 30 का 16s, 50 का 23 और 5, तो ये इस तरह के इसके संरचना बने हुए हैं कि किस तरह के इसके निर्माण होते हैं। बेसिकली जो होते हैं इसके दो ही सब यूनिट होते हैं, 60 40। देखो ये टोटल 80s राइबोसोम है, इस टाइप के दिखते हैं। अब इसमें 60 ये बड़ा वाला यूनिट इतना वाला, ये वाले है 60, देखो ये वाले 60 इतना बड़ा, ये तो 60 है, और ये छोटा वाला जो है ये कौन है? ये 40 है। अब 40 भी किससे बना हुआ है? तो ये 18s RNA से बने हुए हैं। ये किससे बने हुए हैं? तो ये एकदम अंदर का मामला, पर अपने तो ऊपर आ जाते हैं प्रश्न। 80s का सब यूनिट ये, लेकिन आप ये तीनों याद रखो, मैं बोल रहा हूं यहां से प्रश्न आए हुए हैं आपके जेट में, आप मिला लेना। ये वाले था 50s का, 50s में कौन कौन है? तो 13s, 23s और 5s। तो इसमें 50s तो ये है बड़े वाले यूनिट, और छोटे वाले है आपका ये यूनिट। क्यों सर एक ही चीजों को बार बार बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे पता है, ताकि 2-4 बार आप बोर्ड पे देखो ना तो कम से कम आपको याद हो जाए। बस ये मेरा मेन मकसद है कि 1-2 बार देखने से आपको। और ये जो फोटो दिया गया है ये भावेश सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए जोरदार उनके लिए भी ताली हो जाए। मैं जब आया था ये फोटो देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे यार सर मजा डाले, इतने मस्त फोटो है कि बहुत शानदार इमेज है ये। इससे आपको काफी अच्छा जानकारी मिल रहा होगा कि कौन कौन से सब यूनिट कहां पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। अब आते हैं इसका छोटा सा कुछ पॉइंट और है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कई 70s राइबोसोम छोटी उप इकाई की सहायता से, देखो अब यहां समझा देता हूं, ये फालतू आप पढ़ लेना कि पोली राइबोसोम किसे कहते हैं। जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना तो ये है एक पतली सी धागा गया है जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए कुछ इस तरह के होते हैं, और मैसेंजर आरएनए पे छोटी छोटी उप इकाई वाला ये राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। देखो ये अटैच हो गया, ये क्या है? इसी को कहते हैं पोली राइबोसोम। पोली का मतलब बहुत, और राइबोसोम बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए पे आके अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोली राइबोसोम। उप इकाई इसपे मैसेंजर आरएनए पे आके संलग्न का मतलब क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, जुड़ना, फ्यूजन लिख सकते हो, फ्यूज हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या? पोली राइबोसोम। इंपॉर्टेंट। और इसका मेन कार्य क्या है बताओ? तो इसका मेन कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत? ये राइबोसोम फुल फ्लेश फुल डिटेल कहानी क्या हो गए? समाप्त। अब कोशिकीय कंकाल की बात करते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, 3-4 अंडरलाइन करवा देता हूं, नहीं तो इसको रोज कौन ढोता रहेगा। ये साइटोस्केलेटन, देखो इस तरह के जो ये रस्सी नुमा सेल में पाए जाते हैं ना, इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, यानी कोशिकीय कंकाल कहते हैं। कंकाल की तरह ये रस्सी रस्सी, देखो ये साइटोस्केलेटन है, ये इस तरह से पाए जाते हैं। यह विभिन्न कार्य, जैसे कार्य क्या करेगा? आंतरिक सहायता, जिसको कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट करेगा ये भाई, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा।
गति करेगा, कोशिका को आकार प्रदान करेगा। देखो सब जगह ये फैले हुए हैं तो ये आकार प्रदान करते हैं। कोश की एक कंकाल यानी साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन में पहला देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। बस एक पॉइंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन का बना होता है ये आप स्टार लगा लेना। माइक्रो नाम ही है ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, बस अब छोड़ देना। पादप में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रायः कोशिका भित्ति के साथ पाए जाते हैं। स्वतः ये गोल्जी काय के कोशिका बाहर से परिवहन करते हैं, छोड़ देना। कोशिका विभाजन के तरह जब कोशिका विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होते हैं जब, तो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। SPINDLE स्पिंडल फाइबर, जिसे बोलते हो तुर्क तंतु। और ये स्पिंडल फाइबर किसे कहते हैं, जब ये सेल डिवाइड होते हैं ना तो ऐसे रस्सी से बांधने वाले काम, इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जिसको तुर्क तंतु। तो केवल एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट। और कौन सा प्रोटीन बनाता है, इसके बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। अब माइक्रोफिलामेंट देखो, ये भी एक पतली रस्सी के जैसा कोशिका में ऐसा ऐसा बिखरे होते हैं ये। तो ये माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट बल्ब में देखते हैं ना पतली सी फिलामेंट, ऐसे याद रखना। ये किस प्रोटीन का बना है, ये प्रोटीन सेव कर लेना सर, बंद हो जाएंगे। मैं सेव कर देता हूं इतना ही आपके सारे कर दूं सर, एक्सपोर्ट कर देता हूं पहले भाई। चलो इतना तो कर दिया हूं, अब देख लेता हूं इसमें कुछ और है। चलिए तो इसमें प्रोटीन एक्टिन वाले ये याद रखना। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, आपको याद है बैक्टीरिया में करवा चुका हूं, सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है, तो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बार बार आप खुद से पढ़ लेना। इसका इंपॉर्टेंट देखो, ये फ्लैजिला को ऐसे काट दिया तो साइकिल के स्पोक देखते हो, साइकिल में ये स्पोक ऐसा वाले, तो इसका अरेंजमेंट पूछ लेता है ये साइकिल में। तो साइकिल में ये तो 9 इसका रेडियल स्पोक है और 2 बीच में होते हैं, तो इसका व्यवस्था पूछ लेगा, यही इंपॉर्टेंट। तो देखो 9 तो बाहर है और 2 अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। रेडियल स्पोक इसे बोलते हैं। कितने होते हैं इसका व्यवस्था, 9+2, बस केवल ये याद रखना। अब देखो ये व्यवस्था आपको 9+2 यहाँ याद रखना है। कसाबिका को बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला, इन दोनों में होते हैं सीलिया और फ्लैजिला में 9+2। लेकिन तारक केंद्र में, सेंट्रियोल्स में इसकी व्यवस्था होते हैं 9+0, ये 9+0, तो ये याद रखना सेंट्रियोल्स। ये आपको डिफरेंस में बता चुका हूं, आप लिख लेना सेंट्रियोल्स और ये सारे 9+2 व्यवस्था है, केवल ये याद रखना सेल डिवीजन में काम आते हैं, बाकी है नहीं। 17 ये सेम इमेज है सेंट्रियोल्स का। फंक्शनल क्या है सेंट्रियोल्स का, एक ही याद रखना, कोशिका विभाजन में बस। माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, सबसे छोटी छोटी बॉडी होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त आशय होते हैं, इसको माइक्रो बॉडीज कहते हैं। बहुत छोटा होता है कण के जैसा, इसे माइक्रो बॉडीज कहते हैं। परऑक्सीसोम क्या है, परऑक्सीसोम सर हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, पर ये और पढ़ा दूंगा। इसमें H2O2 जल का ऑक्सीजन होकर तोड़ता है, आपको पता है। पादप के हरित उत्तकों में परऑक्सीसोम होते हैं और ये किससे संबंधित है, ग्लाइकोलेट पाथवे, याद आ गया, C2 पाथवे, इससे संबंधित है क्या, परऑक्सीसोम, जो प्रकाशीय श्वसन, ये मैं पढ़ा चुका हूं फोटो रेस्पायरेशन में, C3 वाले चक्र करते हैं फोटो रेस्पायरेशन। ग्लाइऑक्सीसोम क्या होते हैं, केवल पादप में विशेषकर वसीय बीजों में, जिसे फैटी सीड बोलते हैं, इसमें पाया जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट। बाकी ये किसमें होते हैं, अरंडी में, मूंगफली के बीज में पाए जाते हैं, इतना ही। बाकी ये तो और क्या प्री पीजी के लिए मैंने बना दिया, बस खूब है, थैंक यू। और एक बार और आपको बोला जाए तो मैं करवा दूंगा, ये एक्सपोर्ट एक बार और कर देता हूं। बंद करो सर ये सब लाइट। आपको और एक बार पढ़ना होगा तो बता देना, आज तो इमरजेंसी में अभी बंद कर रहा हूं मैं। हाँ बीपिंग का साउंड आ रहा है, बिल्कुल जल्दी से सेव कर लेता हूं। बंद करो सर।